हेलो फ्रेंड्स, सफलता कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में दोस्त आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे संस्कृत वर्ण विचार अथवा अक्षर की। इसके पहले की कक्षाओं में हमने बात किया था दोस्तों प्रत्याहार के बारे में बात किया, संस्कृत के सामान्य परिचय के बारे में बात किया, माहेश्वर सूत्र के बारे में बात किया। दोस्तों, हम आपको सिर्फ उतना ही बता रहे हैं जितना एग्जाम से रिलेटेड है, उससे अधिक आपको जानना जरूरी भी नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको एग्जाम पास कराने के मकसद से ये चीज पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों वर्ड क्या है या फिर अक्षर क्या है आखिर में, संस्कृत में इसको हम कैसे करेंगे? तो संस्कृत में इसके लिए दिया गया है न क्षरति। क्या कहा गया है? न क्षरति इति अक्षर, न क्षरति इति अक्षर। क्या कहा गया? न क्षरति इति अक्षर, अर्थात जिसका क्षरण या जिसका विनाश न किया जा सके वही क्या है? अक्षर है। जिसका क्षरण या फिर जिसका विनाश न किया जा सके वही क्या है दोस्तों? अक्षर है। न क्षरति इति अक्षर। ठीक है, तो अब अक्षर या वर्ड, अक्षर कह लीजिए या ये कहिए कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, अक्षर या वर्ड दोस्तों कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? अक्षर या वर्ड संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है, हमने आपको अभी प्रत्याहार जब पढ़ा रहे थे तभी हमने आपको बताया था, स्वर, और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। स्वर और व्यंजन। दोस्तों, स्वर को हमने कहा और किस नाम से जाना जाता है? अच। स्वर को और किस नाम से जाना जाता है? अच। और व्यंजन को किस नाम से जाना जाता है? हल। व्यंजन को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? हल। और इन दोनों को संपूर्ण रूप से किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? अल। क्या किस नाम से जाना जाता है? अल। ठीक है, तो ये हो गया स्वर और ये हो गया व्यंजन। अब दोस्तों बात आती है स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? तो इसके लिए संस्कृत में कहा गया स्वयं राजन्ते, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। क्या? इति स्वरा। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, अर्थात जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं व ध्वनियां जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती, या किसी अन्य वर्ड की या किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती, वही क्या है? स्वर है। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, अर्थात जो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती, वही क्या है? वही स्वर है। वही क्या है? स्वर है। ठीक है, तो दोस्तों स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, अब बात करते हैं कि स्वर आखिर में होते कितने प्रकार के हैं। पहले तो देख लीजिए कि स्वर है कौन कौन से। आ, ई, उ, री, ली। आ, ई, उ, री और री। दोस्तों ये हो गए आपके 5, जिनको हम कहते हैं मूल स्वर। क्या कहते हैं? मूल स्वर। इनको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मूल स्वर। इनकी संख्या कितनी हो गई? 5। इनकी संख्या कितनी हो गई? 5। अब बात करते हैं ए, ओ, ए और औ। जिनको हम कहते हैं फ्रेंड्स संयुक्त स्वर। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर की संख्या कितनी हो गई? 4। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी हो गई? 4। तो कुल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 9 स्वर। तो संस्कृत में स्वर कितने हैं? 9 है। संस्कृत में स्वर कितने हैं? 9 स्वर हैं। संस्कृत में कितने हैं? स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? संस्कृत में 9 है। आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ए और औ। संस्कृत में 9 स्वर हैं। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं यह देखिए। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? स्वर 3 प्रकार के। स्वर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से देख लीजिए। ह्रस्व स्वर,
ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर हो गया, और तीसरा है प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर दोस्तों उच्चारण में अगर एक मात्रा का समय लग रहा है तो क्या है, ह्रस्व स्वर। अगर किसी वर्ड के उच्चारण में एक मात्रा का समय लग रहा है तो क्या हुआ, ह्रस्व स्वर। उच्चारण में एक मात्रा का समय, उच्चारण में एक मात्रा का समय, उच्चारण में अगर एक मात्रा का समय लग रहा है तो ह्रस्व स्वर, और अगर दो मात्रा का समय लग रहा है, दो मात्रा का समय लग रहा है तो दीर्घ स्वर, और अगर दो से अधिक मात्रा का समय लग रहा है, दो से अधिक मात्रा का समय अगर लग रहा है तो वह क्या है दोस्तों, प्लुत स्वर। तो स्वर तीन प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उच्चारण में यदि एक मात्रा का समय लग रहा है तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर अगर हम कहेंगे दो मात्रा का समय लग रहा है, और अगर प्लुत स्वर है दो से अधिक मात्राओं का समय लग रहा है। तो ह्रस्व स्वर कितने हैं दोस्तों, आ, ई, उ, री और लृ। आ, ई, उ, री और लृ दोस्तों कितने हैं, ह्रस्व स्वर 5 हैं। ह्रस्व स्वर कितने हैं, 5 हैं। ह्रस्व स्वर 5 हैं, कितने हैं, 5 हैं, आ, ई, उ, री और लृ। अब पूछा जाता है दीर्घ स्वर कितने हैं, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री, री, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। कौन कौन सा है, ए, ओ, ऐ और औ। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री, बड़ा री है, ए, ओ, ऐ और औ। ठीक है, तो दीर्घ स्वर कितने हैं दोस्तों, 8। दीर्घ स्वर कितने हैं, 8 हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री, ए, ओ, ऐ और री पे देखिए दोस्तों एक री, फिर नीचे भी री लगा है, ठीक है, नीचे भी एक लगा है तो यह बड़ी री है। ठीक, और अब यहां कहा जा रहा है कि दो से अधिक, अर्थात मान लीजिए कोई स्वर है आ, ठीक है, मान लीजिए कहा गया आ, अब आ को आप आ करते चले जाइए तो यह दो मात्रा से अधिक का समय लग गया ना, तो इसीलिए क्या कहा गया, दो से अधिक का समय लगे तो इसके लिए एक उदाहरण मान लीजिए ओम, क्या हुआ, ओम। ठीक है, अब यह जो उ है, यह जो 3 है, यही क्या है, यही आपका प्लुत स्वर है। यही क्या है, प्लुत स्वर है, जो उ बना हुआ उ, ये क्या है, 3 मात्रा का समय लगता चला गया, तो ये 3 मात्रा का समय लग रहा है, दो से अधिक का समय लग रहा है, फिर 3 मात्रा का, तो ये क्या हो गया दोस्तों, प्लुत स्वर हो गया। ठीक, तो अर्थात किसी स्वर को अगर हम लगातार बोल रहे हैं, ठीक है, तो वह क्या हो गया, प्लुत हो गया। अब यह ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, प्लुत स्वर हो गया। ये तो बातें हो गई स्वर की दोस्तों, लेकिन अभी स्वर में एक चीज और बची है। स्वर में पूछा जाता है कि किस वर्ड के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा, आ, ई, उ, री, आ, ई, उ और री, प्रत्येक वर्ड के 18 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 18 भेद होते हैं इसके। ठीक, अर्थात इनको 18 प्रकार से लिखा जा सकता है। आ, ई, उ, री के 18 भेद होते हैं, अर्थात इनको 18 प्रकार से लिखा जा सकता है। लृ, ए, ओ, ऐ, औ, लृ, ए, ओ, ऐ और औ। इसके होते हैं 12 भेद। इसके कितने भेद होते हैं दोस्तों, 12 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं, 12 भेद होते हैं। अब एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ लिया जा सकता है, ठीक है, कि री और लृ के मिला के कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों 30 भेद होते हैं। या फिर आपसे पूछ लिया जाए अ और अ को मिलाकर कितने भेद होते हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है, मिलाकर पूछा जा सकता है। ठीक है, री और लृ क्योंकि सवर्णी है दोस्तों, री और लृ क्योंकि सवर्णी है, ठीक है, सवर्णी दोस्तों हम आपको आगे बताएंगे कि सवर्णी क्या है। ठीक है, तो
तो री और री के अगर एक साथ पूछे कि कितने भेद होते हैं तो दोस्तों 30 भेद होते हैं। री एवं री, री एवं री के 30 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कि 30 भेद है। री एवं री के दोस्तों कितने भेद हैं? 30 भेद है। ये तो दोस्तों पूरा हुआ आपका स्वर। अब हम बात करते हैं कि आखिर में व्यंजन करते हैं। व्यंजन की किसकी बात करते हैं? ठीक, अब हम दोस्तों बात करते हैं व्यंजन की। आखिर में व्यंजन है, होता क्या है? तो पहले तो व्यंजन की संख्या कितनी है दोस्तों? व्यंजन की संख्या है 33। कितने व्यंजन है दोस्तों? 33 व्यंजन है। कहा गया कि व्यंजन कहते किसे हैं? अन्वग। क्या हो गया? अन्वग भवति व्यंजनम। क्या है? अन्वग भवति व्यंजनम, अर्थात जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के ना हो सके वही क्या है? व्यंजन है। जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के ना हो सके वही क्या है? व्यंजन है। या फिर जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के ना हो सके वही क्या है? व्यंजन है। ठीक है। और कहा जाता है व्यंजन के बारे में, व्यंजन की कितनी मात्राएं होती हैं? व्यंजन चार्धमात्रिकम। क्या है? व्यंजन की पूछा जाता है कितनी मात्राएं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजन की कितनी मात्राएं होती हैं तो व्यंजनम क्या है? व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। चार्ध में च में आ है, आ और ध, अर्ध। अर्थात व्यंजन की कितनी मात्रा होती है? आधी मात्रा होती है। व्यंजन की कितनी मात्रा होती है दोस्तों? आधी मात्रा होती है। ठीक, व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, अर्थात व्यंजन की कितनी मात्रा होती है? आधी मात्रा होती है। अब आपसे पूछा जाए कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन कितने प्रकार के होंगे दोस्तों? 3 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3 प्रकार के हो जाएंगे। पहला देखिए क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन। क्या है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के लिए कहा गया कादयो मावसाना स्पर्शा। कादयो मावसाना, कादयो मावसाना स्पर्शा। क्या है? स्पर्शा, कादयो मावसाना स्पर्शा। ठीक, अर्थात का से लेके मां तक, का से लेके मां तक के सभी वर्ण क्या हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। का से लेकर के मां तक के जितने भी वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। चाहे आप का वर्ग का ले लीजिए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक, पा फा पा भा मा। ठीक है, देख लीजिए का, ख, गा, घा और अंग। च, छ, ज, झ और ट, ठ, ट, ता, था, द, ध और न। पा फा पा भा मा। पा, फा, बा, भा और मा। ये का से लेकर के मां तक के जितने भी वर्ण हैं ये सारे के सारे क्या है? स्पर्श व्यंजन। क्या है? का से मां तक के वर्ण। यहां लिख दे रहा हूं दोस्तों, का से मां तक, का से मां तक। दोस्तों ये ध्यान दे दीजिएगा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये ध्यान दीजिए कि वर्ग क्या है। ठीक, तो ये हो गया आपका
स्पर्श व्यंजन। अब आता है दोस्तों यड़ प्रत्याहार, हमने आपको बताया है यड़ प्रत्याहार, हमने आपको बताया है यड़ो अंतस्थ। क्या है? यड़ो अंतस्था। क्या है? यड़ो अंतस्था। क्या है? यड़ो अंतस्था, अर्थात आहार के अंतर्गत जो व्यंजन आएंगे वह क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। तो य, व, र और ल। ठीक, अर्थात जड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले व्यंजन को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अब आता है दोस्तों ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन। तीसरा प्रकार आपका है व्यंजन का ऊष्म व्यंजन। पहला प्रकार तो ये हो गया स्पर्श, दूसरा हो गया यड़, तीसरा क्या हो गया? ऊष्म व्यंजन। ठीक है। सल ऊष्माणा। क्या हो गया? सल ऊष्माणा। सल ऊष्माणा। ठीक, सल ऊष्माणा अर्थात सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण ऊष्म व्यंजन। ठीक, तो सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से? स और हाँ, यह चार वर्ण। सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आए थे? चार वर्ण। तो ऊष्म व्यंजन कितने? चार। यड़ कितने? चार। और ये हो गया कार्योमावसाना, कितने वर्ण? 5। तो 25 दोस्तों ये हो गया, 4 ये हो गया, 25 और 4 29 और 4 33। ये कुल कितने वर्ण हो गए? 33। अब आपसे पूछा जाए कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी? 33। ठीक है, हमने आपको गिन के 33 बता दी है। अब एक और दोस्तों आता है जो आपके पाणिनीय ग्रंथ में नहीं है। क्या है? वह आपको अलग से जोड़ा गया संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। यदि आप संयुक्त व्यंजन, ठीक है, जो कि व्यंजन के 3 प्रकार में से नहीं है, पाणिनीय ग्रंथ में नहीं है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है बहुत अधिक, छ, त्र और ज्या। छ, त्र और ज्या। तो दोस्तों क, धन, श। ठीक, ये हो गया। ये तो हो गया छा बन गया। ठीक, अब त्रा का हो गया ता, धन, र। ठीक, अब इसका ज्या का होगा ज, धन, इया। ठीक है, ज, धन, इया। ये तो दोस्तों अगर आपके उस पे हलंत ना लगा रहे, ठीक है, तब की बात है। लेकिन अगर इन सबों पे मान लीजिए, ठीक है, इन सबों पे क्या किया गया? हलंत लगा दिया गया। क्या किया गया? हलंत लगा दिया गया। तो हलंत लगाने के बाद क्या करना पड़ेगा? आपको आ जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? आ जोड़ना पड़ेगा। अब यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, कि अगर यहां पे आ जोड़ा जा रहा है तो लास्ट में क्या है? अर्थात हलंत लगा हुआ है। लास्ट में क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। ठीक है, का धन, स धन, आ, ता धन, रा धन, आ, जा धन, इया धन। ठीक है, तो ये हो गया छात्र और ज्या। छात्र और ज्या का आपका हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो संयुक्त व्यंजन हो गया। अभी और वर्ड बचे हुए हैं दोस्तों जिनको हम कहते हैं अयोगवाह। पूछा जाता है आपसे संस्कृत में अयोगवाह की संख्या कितनी है? पूछा जाता है आपसे संस्कृत में अयोगवाह, अयोगवाह की संख्या संस्कृत में कितनी है? तो दोस्तों संस्कृत में अयोगवाह की संख्या है 4। कितनी है संख्या? संस्कृत में अयोगवाह की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कितनी है दोस्तों? 4 है। क्या है? 4। कौन कौन सा? पहला है विसर्ग। क्या है? विसर्ग। दूसरा क्या है? अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार। तीसरा क्या है दोस्तों? जीवामूलीय। जीवामूलीय। और चौथा क्या है दोस्तों? उपधमानीय। क्या है? उपधमानीय। तो दोस्तों विसर्ग अर्थात एक बिंदी दी जाती है। विसर्ग का मतलब क्या? अर्थात एक बिंदी दी जाती है ऊपर, जैसे कि मान लीजिए ये आ है और इसके ऊपर एक बिंदी दे दीजिए, यह हो गया विसर्ग। अनुस्वार दोस्तों, इसका पीछे 2 बिंदी दिया जाता है, अनुस्वार। ठीक है, अब जीवामूलीय क्या है और उपधमानीय क्या है?
दोस्तों जिह्वा मूलीय आखिर में होता क्या, जिह्वा मूलीय का और खा के आगे अर्धचंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे का के आगे ऐसे लगेगा और खा के आगे ऐसे लगेगा। ठीक, का और खा के आगे अर्धचंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। ठीक है, या फिर ये कह कि आगे विसर्ग के रूप में लगाया जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे कि जीवा मूल्य कहां लगता है, जीवा मूल्य का और खा के आगे आधे विसर्ग के रूप में लगाया जाता है। और उपध मानिए पा और फा के आगे आधे विसर्ग के रूप में लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जीवा मूल्य कहां लगाया जाता है, तो का और खा के आगे लगाया जाता है, और उपध मानिए कहां लगाया जाता है, पा और फा के आगे लगाया जाता है। अगली चीज एक बहुत खास बात जान लीजिए कि अनुस्वार और विसर्ग जब भी लगाए जाएंगे या स्वर पर ही लगाए जाएंगे, स्वर के बाद लगाए जाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मान लीजिए हमने पंकज लिख दिया, मान लीजिए हमने पंकज लिख दिया, तो यहां नीचे भी अगर हलंत लगा लीजिए तो ऐसा ही होगा, नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अर्थात अगर यह पा है तो इसमें अस्वर है, पा है तो इसमें अस्वर है। ठीक है, अर्थात अनुस्वार और विसर्ग जब भी लगेगा तो वह किस पे लगेगा दोस्तों, स्वर पे लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका व्यंजन कंप्लीट हो गया, संस्कृत वर्ण विचार अथवा अक्षर पूरे का पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब दोस्तों आपको कल हम बताएंगे कि उनका उच्चारण स्थान। ठीक है, इनके उच्चारण स्थान के बारे में कल हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।